के अंतर्गत हमें जो टास्क मिला था वह था गुणात्मक स्तर पर आकलन। तो इसके लिए हमने ये लिया है गुणात्मक डाटा संग्रह करने की विधि। इसमें एक सर्वे पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। सड़क हादसों में मृत्यु के कारणों का सर्वे, एक सर्वे करके जो प्रश्न हमने निर्मित किए वो इस तरह से है। ये सबसे ज्यादा जो ग्राफ जो दिखाया है तीव्र गति चलाने से अधिक मौतें हो रही है। खराब मौसम के कारण से इसमें ज्यादा नहीं हो रही, इसमें भी होती है। ओवरटेक के कारण बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। और फिर है नशे में वाहन चलाना, इसमें खराब मौसम और नशे में लगभग बराबर सा ग्राफ आया है। और फिर है तकनीकी व्यवधान बहुत कम होता है और इसके अंतर्गत जो है इससे भी मौतें होती है, लेकिन इससे इनकी बजाय कम मौत होती है और कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। इस तरह से ग्राफ तैयार किया। इसके प्रश्न इस प्रकार है, उपरोक्त चार्ट में क्या दर्शाया गया है। तो ये गुणात्मक बच्चा इसका ये गुणात्मक आकलन के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। दूसरा, सड़क दुर्घटना के कारण बताएं, ये भी गुणात्मक है। दर्शाए गए आरेख में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना का क्या कारण है। तो इसके अंदर बच्चा ये और देखिए होता है तीव्र गति। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय क्या क्या है, एक मौलिक प्रश्न है जो बच्चा इसमें से बताएगा कैसे रोक सकते हैं। ये तो कारण दुर्घटना होने का है, लेकिन बच्चा जो है वो अपने मौलिक प्रश्न का उत्तर देगा, उनको देख करके इसे कैसे रोका जा सकता है। अगला है, इन दुर्घटनाओं पर परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है। ये भी मौलिक प्रश्न है जो कई पैराग्राफ वगैरह में या इसमें से दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा खुद अपना मौलिक उत्तर लिखेगा। ये प्रश्न जो है उसके स्किल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ये भी मौलिक प्रश्न है। ये तैयार किया ये शर्मा, मनोहर दास, श्रीमती रीता भगवान, कीर्ति शर्मा, सरिता गुप्ता, दीपा टाक जी। अवलोकन दीजिए क्योंकि जैसे अभी संस्कृत का बनाया था हमने। आगे बढ़ो। पहला प्रश्न है, इदं चित्रम कस्य अस्ति। ये चित्र किसका है। अयं चित्रम उपवनं चित्रे बालिका किं करोति। इसमें बालिका क्या कर रही है, वृक्षारोपण कर रही है वो ना। इदं चित्रे बालक किं करोति, बालक पौधे का सिंचन कर रहा है ना। ये अपन देख के बता सकते हैं, मतलब जैसे आराम से अवलोकन करके इसका उत्तर दे सकते हैं। कस्य विषयां भवति अस्माकं जीवने वृक्षाणां महत्वं किम् अस्ति। साक्षात्कार के घटक साक्षात्कार को महत्वता पर समझाना। इंटरव्यू क्यों लगा आरटीसी में लेवे अपना आरएस को है और भी बड़ा अधिकारी को इंटरव्यू समझी को भी बच्चों पर भी लागू है। साक्षात्कार है जो बच्चों पर भी लागू है। तो इसमें पहला पॉइंट है अपना हाँ मौखिक रूप से आई विषय का चयन। अपन को विषय का चयन करना पहले, भाई कौन सा विषय जो बच्चे के आराम से समझ में आ जाए। दूसरा है प्रतिभागियों का चयन, मतलब उसमें प्रतिभागी भाग लेने वाले, इंटरव्यू में भाग लेने वाले। और तीसरा पॉइंट है आरामदायक वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम माइंड पॉजिटिव है ना। और चौथा है प्रतिभागियों के दृष्टिकोण का सम्मान, उनका सम्मान होना चाहिए। उनकी आत्मा को कोई ऐसी बात नहीं कहे जिससे ठेस पहुंचे। कहने का मतलब छोटे बच्चों को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप में अपमानित समझे या कुछ ऐसी भावना नहीं पैदा हो उसमें। पांचवा है डाटा विश्लेषण, मतलब जो अपने पास डाटा कलेक्शन किया है उनका विश्लेषण करवाना। अब है साक्षात्कार के लाभ क्या है। साक्षात्कार के सबसे बड़ा लाभ यह है गहन अन्वेषण। जैसे रामदेव जी कैसे इंसान है, अपन साक्षात्कार लेंगे तो पता चलेगा कि रामदेव जी गहरे हैं, मतलब जो भी इनके जो प्रकट हो जाते हैं अपने सामने। हाँ गलत भी लिखते हैं बिल्कुल, मौखिक रूप अलग चीज कहता है। अच्छा दूसरी बात एक ऐसा लिखित के में बच्चा 5 नंबर आवे, मौखिक 20 आवे, फिर आपको भी देवा अभिव्यक्ति बढ़िया है। दूसरा पॉइंट है लचीलापन, ठीक है ना। लचीलापन भी होता है इसके अंदर थोड़ा, जैसे रामदेव जी हमारे मिलवाड़ा आएगा दरबार में 20 देखते हैं, वो लचीलापन नहीं। हाँ तीसरा पॉइंट है संवेदनशीलता, कुछ इसमें संवेदनशीलता भी होती है, भावनात्मक रूप से समझो और भी समझो। चौथा पॉइंट है प्रासंगिक समझ,
प्रासंगिक समझ काय ना मैडम समझ है प्रश्नों से जिस बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में जानकारी बताइए मैडम मैं तो माथा भी टीम ने पूछा प्रतिभा की सशक्तिकरण मतलब प्रतिभा की कितना मजबूत है बच्चे में कितनी हिम्मत है उसको बुलाए तो सामने आके खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता है उसमें कितना आत्मविश्वास है ये हमारा 5वां इस ग्रुप का ये है और धन्यवाद ठीक है सर हाँ साहब हाँ नहीं बहुत ताज़ा साहब नंबर 3 को जो विषय दिया गया था समूह अधिगम कि बच्चों के समूह के हिसाब से कैसे अपन उनको सिखा सकते हैं कोई भी चीज। तो हमने एक पेड़ के जो पौधा होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में है कि सबसे पहले तो जैसे ही टीचर कक्षा में जाता है तो वो अपनी क्लास के बच्चों को 5-5 के हिसाब से ग्रुप बना देगा। फिर उसके बाद में सभी ग्रुप से ऐसे क्वेश्चन करेगा कि एक पौधा होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं कौन कौन सी चीजें होती है एक एक ग्रुप के हिसाब से आपस में चर्चा करेंगे और टीचर क्या करेगा शाम पट पर जो वो नाम बताते हैं उनको लिखता जाएगा। कोई बोलेगा कि फूल होते हैं किसी को कोई ग्रुप बोलेगा कि पत्तियां होती है ठीक है। ये बताने के बाद फिर उनको ग्रुप वाइज बोलेंगे कि आप सभी ग्रुप एक एक पौधे का चित्र बनाओ जिसमें सारे ही भाग होने चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से पौधे का चित्र बनाएंगे और उसमें उनको ऐड करेंगे। तो इसके हिसाब से उनको पौधे के अंगों के बारे में जो थोड़ा थोड़ा सब ग्रुप को आ रहा था सबको मिलाकर के एक पौधे का अंग सारे उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में जैसे कि दूसरा चित्र है दूसरा चित्र दिखाएंगे कि ये आप कौन सा चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें ग्रुप के हिसाब से देखेंगे और उनसे उनका जवाब होगा कि ये एक सूखा हुआ पेड़ है यहाँ पर बगल में है सूखे हुए कोई पौधा है या पेड़ है उनका चित्र दिखाया गया है। तो बच्चों से अपन क्वेश्चन करेंगे ग्रुप वाइज कि ये क्यों सूख गया इसके रीजन बताइए। तो कोई तो बोलेगा कि इसमें पानी नहीं मिला होगा तो उस बात को भी अपन नोट करते जाएंगे चार्ट के ऊपर जैसे ग्रुप का जो चीज आएगी वैसे उसको। कोई बोलेगा कि इसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं मिली होगी इसको इसलिए भी सूख गया। तो अलग अलग समूह के अलग अलग आंसर आएंगे तो वो सबका जब सब सारे आंसर बता देंगे तो हमें उनको पूरी समूह के हिसाब से सब बच्चों को अधिगम हो जाएगा कि पेड़ के सूखने के कारण क्या क्या है। उसमें सूर्य की रोशनी है खाद बीज है पानी की व्यवस्था है तो इन सभी की कमी से पेड़ को सूखने के कारण को उनका आराम से पता लग जाएगा। ऐसे एक समूह के हिसाब से बिठा करके अपन ये दोनों चीजें उनको आराम से क्लियर करा सकते हैं और उनको ये भी पता ही नहीं लगेगा कि उनको मनोरंजन के अंदर एक खेल की तरह क्योंकि बच्चों से हमने देखा है कि उनकी जो पोस्टर प्रतियोगिता होती है उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं तो ऐसे उनको ये चीज हम आराम से सिखा सकते हैं दोनों। ये हमारा बहुत बढ़िया सर। चार्ट बनाया है मेरे ग्रुप 4 नंबर के सभी सदस्यों ने मिलकर के। तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो विद्यार्थी के द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य पूर्ण संकलन करना। और पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में बताता है कि बच्चा क्या है किस समुदाय से है और बच्चे के माता पिता के बारे में बताता है। और पोर्टफोलियो जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका क्या वास्तव में वो प्राप्त कर रहा है उद्देश्य उसके बारे में बताता है। अब इसके रूप देखिए आप, ये समय के अनुसार 2 तरह का बांटा गया है इसको, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। और इसी के स्वरूप के आधार पर देखिए इसको तो विस्तृत और विशिष्ट। अब इसमें पोर्टफोलियो का नमूना लिया गया है कि बच्चे का प्रवेशांक, बच्चे कब मतलब भर्ती हुआ, उसकी प्रवेश तिथि, विद्यार्थी का नाम क्या है, उसकी कक्षा कौन सी है जिसमें भर्ती हुआ, लिंग, जन्म तिथि तथा उसका वर्ग। ये तो हो गया बच्चे का पर्टिकुलर डाटा। अब उसके बारे में
पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी देखा जाता है उसकी कि बच्चे का पिता का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके आजकल आधार नंबर भी भरने लग गए अपन कि पिता के आधार नंबर, माता का, ये पहले नहीं था कॉलम, अब नया कॉलम लगाया इसने। अब पाठशाला का पूर्ण स्वास्थ्य एवं विकास की बच्चा स्वास्थ्य रूप से कैसा है, उसका भी एक, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, ये भी लिखा जा रहा है आजकल। अब उसके अध्यापक विद्यार्थी के संबंध में सामान्य अवलोकन, मौखिक अभिव्यक्ति बच्चा कैसे कर रहा है, पाठशाला में सजगता है नहीं है, तो उसमें उसके साथ साथ अपना स्कूल का भी अवलोकन हो जाता है कि बच्चे को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो क्या सीख रहा है, क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो का अवलोकन हम आपको बता रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। चिदानंद स्वरूप, सब में तुम हो, सब तुम में, बस रूप अनेक। हर युग में हो बस साधना भिन्न, जीव जगत का युगों से जीवन रंग की बनते प्रेरणा। न साधक हो न साधना, फिर भी कठिन क्षणों की वेदना, सहता मनुष्य सदैव बन तेरी संवेदना। सर्वानंद बन करते सब तेरी साधना, एक जगत आधार न जगत हो न जीवन वासना, फिर भी धारण करते जीवन भावना। बस चलता रहे चराचर एक नेम व्रत में, न सौख्यम ही न दुखम, बस तुम ही हो चिदानंद नित्यम। तो जितने राम प्राचीन गुरु की जो आदत थी विशेष रूप से एक जगह नहीं टिकते थे, तो घूमते घूमते जा रहे थे, जंगल में चले गए। बहुत जंगल में उनको एक व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति बड़ी आराम से रह रहा था, झोपड़ी बना रखी थी, जमीन वगैरह की कोई कमी थी नहीं वहाँ पे, लेकिन वो जमीन से कुछ नहीं करता था, सिर्फ उसकी जो दिनचर्या का जो कार्य था, उसका एकमात्र जो सारा वो भैंस उसको बहुत सारा दूध देती, वह दूध निकालता, खाता पीता और बस आराम से जी रहा था, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। जब गुरु ने उस दृश्य को देखा और वहां के वातावरण को देखा, ये तो सिर्फ इसके ऊपर निर्भर है, देख लिया, वहां बैठे उस व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया, उनको दूध पिलाया। तो गुरु ने वहीं पे रेस्ट करने का विचार कर लिया। रात को रुके तो अचानक से गुरु के मन में विचार आया और शिष्य को उठाया उन्होंने कि शिष्य खड़ा हो। शिष्य बोला कि क्यों, कि यहाँ बिल्कुल बोलना नहीं है, चुपचाप, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तो गुरु ने उससे कहा कि इसकी जो भैंस है इसको अपन ले चलते हैं, और चुपचाप गुरु बिना कहे वहां से लेकर के चला गया। शिष्य के मन में था कि मैं कह दूं और ये कार्य करने से मना कर दूं, लेकिन वो गुरु आगे नहीं छोड़ सका, तो वैसे ही उसको साथ साथ लेके चले गए। वहां से चले गए, सुबह प्रातःकाल है, वह व्यक्ति उठा, उठते ही जब उसने अपनी भैंस को नहीं पाया, थोड़ा परेशान हुआ, इधर उधर आसपास ढूंढा 2-4 दिन तक, भैंस उसकी मिली नहीं। और जब उसको नहीं मिली तो फिर उसने अपना जो वहां पे खेत था, उस खेत के अंदर जो पेड़ थे, उन पेड़ों को काट करके बाजार में ले गया। बाजार में जाकर उनको बेच करके आ गया। थोड़ी सी आमदनी हुई, उस आमदनी से कुछ बीज लेके आ गया, फलों के, धान के जो भी है, ला करके उन बीजों को वहां पे लगा दिया। धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगा। सेवा करते करते वह खेती करना भी सीख गया, और उसके जो पौधे लगाए थे वो बड़े बड़े फलों वाले बागानों में बदल गए। कुछ वर्षों बाद में गुरु और शिष्य वहीं पे उसी रास्ते से आगे, और वहां आकर के देखते हैं वो एक बड़ा फार्म वाला व्यक्ति बन गया था, यानी जिसको अपन कह सकते हैं करोड़पति, लखपति व्यवसायी, वैसा व्यक्ति बन गया। और जब वो आए तो उनको पहचान नहीं पाया कि ये कैसा था, कहां से कहां पहुंच गया। तो उस शिष्य से हार नहीं गया, और उस शिष्य ने कह दिया कि हम तो आपकी भैंस चुरा के ले गए थे, लेकिन आपने ये कैसे किया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो मेरी भैंस ले गए तो बहुत अच्छा कार्य किया था, अगर वो भैंस मेरे पास में रहती तो मैं वैसे ही जीवन यापन करता रहता, और आज ये बदलाव नहीं होता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभारी हूँ कि मैंने आपके द्वारा भैंस ले जाने के बाद में इतना प्रयास किया, मेहनत की, और ये सब चीजें मैं सीख पाया। इस प्रकार से अपन अपने जीवन के अंदर जो कौशल विकसित कर सकते हैं, वही जीवन कौशल है।